चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या इस बार अग्नि परीक्षा है 2 क्षेत्रीय दल टूटने के बाद वाला ये चुनाव, जिसमें बीजेपी शिंदे गुट अजित गुट के साथ है, तो उधर उद्धव गुट है, शरद पवार गुट है, कांग्रेस है, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, हर चुनाव जो होता है लोकतंत्र में, उसमें उस पार्टी के कार्य परफॉर्मेंस को और नेतृत्व के कार्य और परफॉर्मेंस की परीक्षा होती है। जहां तक 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार आई है, महाराष्ट्र में जो कुछ काम हुआ है वो अपने आप में एक विशेष रूप से मैं ये कह सकता हूं कि 60 साल कांग्रेस को मौका मिला और जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी वो 10 साल में देश में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में हमारे केंद्र की सरकार ने करके दिखाया। तो निश्चित रूप से उत्स्फूर्त रूप से संघ के स्वयंसेवक अनेक जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम करते हैं, पर उन पे बंधन नहीं है। कोई स्वयंसेवक अगर चाहता है कि वो कांग्रेस के लिए करे तो उसके लिए भी कर सकता है। तो इसलिए संघ की तरफ से ऐसा कोई दबाव भी नहीं होता और आदेश भी नहीं होता, और संघ डायरेक्टली एज ए इंस्टीट्यूट कभी कहीं इस प्रकार से पार्टिसिपेट भी नहीं करता, पर स्वयंसेवक अपने विचारों के आधार पर सक्रिय समर्थन करते हैं और अनेक स्वयंसेवक राष्ट्र के हित में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, हमें मदद करते हैं। इस बात का मुझे बहुत बड़ा अभिमान भी है और विश्वास भी है। राहुल गांधी सबसे ज्यादा हमलावर संघ पर ही है। वो कह रहे हैं कि संविधान पर की हत्या और उस पर छुरी संघ के ही लोग चलाते हैं, लेकिन वो छुप छुप के चलाते हैं, सीधा नहीं करते हैं। राहुल गांधी उनको ललकार रहे हैं कि सामने आओ। राहुल गांधी जी एक बार संघ को समझे। वो जिस प्रकार से उनकी गलतफहमियां वो अगर ठीक समझेंगे तो दूर होगी। कास्ट सेंसस पर भी आप लोगों के बीच में एक तगड़ी लाइन बोलते हैं कि जो जात की बात करेगा उसको मारेंगे, मतलब वो गलत कर रहा है। वो क्या लाइन है आपकी और क्या है इसका भाव क्या है? मैं तो अपने राजनीतिक जीवन में विचारों के लिए काम करता हूँ और विशेष रूप से जिन जिन बड़े नेताओं के संबंध में आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी से, जॉर्ज फर्नांडिस से, संघ में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से, बाला साहेब देवरस जी से, तो मैंने ये महसूस किया कि बाला साहब ने पूना के बसंत व्याख्यानमाला में कहा था कि जातीयता और अस्पृश्यता अगर बुरी नहीं है तो कोई चीज ही बुरी नहीं हो सकती। और इस समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट होनी चाहिए और जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर न कोई बड़ा होता न कोई छोटा होता। जिस भाव में गैस का सिलेंडर मुसलमान को मिलता है उसी भाव में हिंदू को मिलता है, और इसलिए जातीयवाद ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। और इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये लंबी लाइन लोगों के सामने लेते आ रहा हूँ और लूंगा। और मैंने चुनाव में भी मेरे लिए था कि जो आरक्षण मिलना है, जो मिलना है, उसके मेरे कोई आक्षेप नहीं, पर जाति के आधार पर राजनीति करने का मैं विरोधी हूँ और जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात की, मैंने पब्लिकली कहा था। नितिन जी, आप पर बात करना मैं चाहती हूँ। आप, मुझे लगता है 2 फील्ड के धुरंधर हैं, एक तो पॉलिटिक्स और एक सेफ फ्यूल। आप हमेशा ध्यान देते हैं कि हम कैसे ग्रीन फ्यूल की तरफ, अभी भी देखिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार से आप चल रहे हैं। एक पॉलिटिक्स में भी कई लोग मानते हैं कि महायुति में क्या अननेचुरल अलायंस हो गया है अजित पवार के साथ। क्या अजित पवार आप लोगों के लिए कमजोर कड़ी साबित होंगे? आप यहाँ पर तो फ्यूल को साफ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या अंदर अंदर आपको एहसास है कि अजित पवार कमजोर कड़ी हो सकते हैं? देखिए, लोकसभा इलेक्शन का असर, देखिए सही ये है, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। यहाँ कौन टूटते हैं और कौन जुड़ते हैं ये बता नहीं सकता। इसलिए मैं मजाक में कभी कभी कहता हूँ कि एनीथिंग कैन हैपन इन पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट, और इसलिए कभी आते हैं कभी जुड़ते हैं, ये परिस्थिति के अनुरूप चलते रहता है। इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिक्स, और ये समय समय पर वो निर्णय होते हैं, कभी फायदे में होते हैं, कभी नुकसान में होते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हर समय लोगों को जोड़ने का काम किया, विस्तार का काम किया। शिवाजी मानखुर्द की सीट पर नवाब मलिक को उन्होंने उतार दिया। बीजेपी ने कहा हम प्रचार नहीं करेंगे, हम अलग रख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिसको आप अंडरवर्ल्ड से जोड़ रहे थे उस व्यक्ति को अजित पवार ने कैंडिडेट बना दिया, बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। देखिए, हमारे सबके विचार भी अलग अलग है, हमारी पार्टी भी अलग अलग है, हमारे संगठन भी अलग अलग है, हमारे संविधान भी अलग अलग है, हमारे चिन्ह भी अलग अलग है। कुछ विशिष्ट कार्यक्रम के आधार पर हम अलायंस में इकट्ठा हुए हैं और इसलिए हमारे इंडिपेंडेंट कैरेक्टर को हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जहां तक जो टिकट एनसीपी ने जिनको दिया है उसके बारे में हमारे पार्टी के प्रमुख देवेंद्र फडणवीस जी ने अपनी भूमिका जाहिर की है और वो भूमिका जाहिर करने का उनका अधिकार है।
एकनाथ शिंदे, सेना वर्सेस सेना की लड़ाई में उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी है, लेकिन सीटें उद्धव जी को ज्यादा आई। अब उधर फॉर्मूला बना है कि जिसके ज्यादा विधायक होंगे वहां पर सीएम बनेंगे। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे के लिए फिर एक मौका है? मान लीजिए महायुति, आप तो बोलेंगे कि महायुति आएगी, लेकिन महाविकास अघाड़ी में उनको सीएम फेस नहीं प्रोजेक्ट किया गया है उद्धव ठाकरे को इस बार। इस पर मतलब आप लोगों के, आपके पुराने साथी हैं। देखो, एक छोटे से स्टेशन में भी किसी को प्रमुख डिक्लेयर करने में दिक्कतें आती है, मीडिया में भी आती है। तो ये तो राजनीति है, और इसमें चुनाव के बाद चुने हुए जो लोक प्रतिनिधि वो और पार्टी का हाईकमांड सबसे बातचीत करके तय करेगा। पर कांग्रेस को ज्यादा इस बार सीटें मिली है, सेंचुरी उन्होंने बनाई, 104 से ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं, और इनको नर्वस 90 में ही उद्धव जी को आउट कर दिया उन्होंने, उससे ज्यादा सीट नहीं। ज्यादा लड़ रहे हैं यानी सीट ज्यादा आएगी ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं होता। देखिए, आप ऐसा होगा कि जो कब सबसे कम सीट लड़ रहा है महाविकास आघाड़ी में, शायद वो सबसे ज्यादा सीट भी जीत सकता है, शरद पवार। हाँ, जो भी कोई। बार उनका बेस्ट था, 8 आउट ऑफ 10 था उनका स्कोर। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ कि सीटें लड़ने के लिए मिली, इसका मतलब वो पार्टी बड़ी नहीं होती। जो चुनकर ज्यादा सीटें आती है वो पार्टी बड़ी है। अगर हंग असेंबली होती है सर, आपका क्या विचार है? मैं आपका विचार जानना चाहती हूँ। अगर हंग असेंबली की नौबत आती है, अगर उद्धव ठाकरे, ऐसी परिस्थिति बनती है कि वो आ सकते हैं इधर, तो आपके लिए स्वीकार्य है या नहीं? पहली बात तो हंग विधानसभा आने की संभावना ही नहीं है। हमारी जीत होगी और महायुति की सरकार आएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। सवाल सर मन में आ गया, वो आपने नारा दिया है कि जो करेगा बात जात की उसको मारेंगे लात, और योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये आपके मिजाज में बैठता है? पहली बात तो मैंने ये कहा था कि जातीयवाद और अस्पृश्यता को समाप्त करना है, और इसलिए स्लोगन के रूप में मैंने वो कहा है कि जातीयवाद की राजनीति मत करिए। देखिए, कोई हार्ट का ऑपरेशन करना है तो ये नहीं बोलता मेरे जात वाले डॉक्टर के पास जाऊंगा। कोई अच्छे रेस्टोरेंट में जाना तो ये नहीं कहता कि मैं मेरे जात वाले रेस्टोरेंट में जाऊंगा। आखिर उसकी अच्छाई, उसकी गुणवत्ता पर लोग तय करते हैं। कोई टीवी पर सुनते आपको पसंद करते हैं, तो उनको मालूम नहीं आप कौन से राज्य से और आपकी जात क्या है, वो आपके परफॉर्मेंस और क्वालिटी को अप्रिशिएट करते हैं। तो मैंने यही बात कही है कि जातीयवाद को छोड़ो, उस भाव में उसका उल्लेख किया। ये बात जरूर है कि हमारे देश की इतिहास, संस्कृति और विरासत भारतीय संस्कृति यानी हिंदू संस्कृति है, और हम हिंदुत्व को राष्ट्रीयत्व मानते हैं। और हिंदू को जब जाति जाति में विभाजित करके उसको तोड़ने की कोशिश होती है तो देश का राष्ट्रीय नुकसान होगा। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, ये हमारी नीति है। जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर हम भारतीय संस्कृति और हिंदुस्तान को और भारत को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना चाहते हैं, और इसलिए जाति के आधार पर हिंदू नहीं बंटना चाहिए।